Hello students, you are all welcome over here. So today the topic of discussion is Budget 2021-22 highlights. So in this session with what we will learn the budget which was presented in the month on the first Feb. So what were the key highlights in that budget? And this budget is presented by me. My name is Samriddhi. So let us move towards the highlights of the budget. बट बिफोर टेकिंग अप दिस सेशन मैं आपको जो चीज़ बताना चाहती हूँ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई हैव ऑलरेडी made a video on budget trends of the budget, so please do watch that video, that what are the trends in the budget, because if you will come to know what are the trends then it will be a good thing कि पता होना चाहिए कि ट्रेंड्स क्या है, क्योंकि ट्रेंड्स के बिना इतना की हाईलाइट्स पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ट्रेंड्स पे ज़्यादा पूछता है. सो टॉकिंग अबाउट द की पिलर्स, तो की पिलर्स जो है बजट के कौन कौन से हैं. तो इस साल का जो यूनियन बजट था उसके जो की पिलर्स थे वो थे हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस. सो आज के सेशन में हम ये दो करेंगे, हेल्थ एंड फैमिली वेलबींग, एंड द सेकेंड वन इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन. तो टॉपिक है सबसे पहला जो पिलर है दैट इज हेल्थ एंड वेलबींग. सो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इज अप्रॉक्सीमेटली एज यू कैन सी जो है हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर राइज हो गया है एज कंपेयर टू 2019. एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड एज वेल कि हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर तो राइज हो गई, एंड इकोनॉमिक सर्वे भी इस साल का अपने हेल्थ केयर वर्कर्स पे ही था. सो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इज ऑलमोस्ट डबल्ड और मोर देन डबल. अगर ये स्टेटमेंट यूपीएससी के द्वारा पूछी जाती है दैट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इज डबल्ड और मोर देन डबल्ड, देन दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट. ठीक है, the healthcare expenditure is double or more than double, then this statement will be correct. So here I would like to tell you one more thing कि जैसे मैंने आपको बोला था, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं जैसे जिन्होंने क्लासेस लगाई हैं उनको मैंने बोला था प्रीवियस क्लासेस में कि बजट में तीन चीज़ें होती हैं. एक होता है एक्चुअल एस्टिमेट, सेकेंड इज रिवाइज एस्टिमेट, तीसरा होता है एस्टिमेट्स. ठीक है, एक एक्चुअल डेटा, एक रिवाइज डेटा और तीसरा एस्टिमेट्स. तो एक्चुअल डेटा मैंने आपको बताया था किसका आएगा, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का, 2019-20 का. ये क्या एक्चुअल डेटा. 2020-21 का क्या होगा हमारे पास, रिवाइज्ड डेटा. एंड 2021-22 का क्या होगा, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ फाइनेंशियल ईयर. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट एस्टिमेटिंग द थिंग. सो दिस इज यू कैन से बजट एस्टिमेट्स. ठीक है, यूपीएससी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं कि वो इतनी फिगर आपसे पूछे कि कितना परसेंट एलोकेट किया. ठीक है, या फिर कितने रुपीज एलोकेट, बहुत रेयरेस्ट चांस. ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है. तो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इज डबल्ड और मोर देन डबल्ड. अब इसके अंतर्गत इन्होंने हेल्थ एंड फैमिली वेलबींग में डिफरेंट स्कीम्स रन किए. फर्स्ट इज प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, second is vaccines, third is nutrition, fourth component is water supply, fifth is Swachh Bharat and Swasth Bharat, and the last one is vehicle scrapping policy. So we will discuss each of them in detail. First, let us talk about the Pradhan Mantri Atam Nirbhar Swasth Yojana. The first scheme is Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Yojana. So if you talk about this scheme, किसके key components and all क्या हैं, let us talk about them. So this is what, this is a new scheme, and ये जो scheme है ये क्या आपकी centrally sponsored scheme है. Students क्या nature है इसका, centrally sponsored scheme, and this scheme is run in addition to the नेशनल हेल्थ मिशन. जो नेशनल हेल्थ मिशन था उसके एडिशन में ये स्कीम जो है वो रन की गई है. ठीक है, और जो नेशनल हेल्थ मिशन था ये कब लॉन्च हुआ था, 2013 में.
ठीक है। एंड जब ये 2013 में लॉन्च हुआ था तो इसके अंतर्गत दो स्कीम्स को मर्ज किया था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये दो जो थी ये इसके अंदर मर्ज करी गई थी। एंड बेसिकली जो नेशनल हेल्थ मिशन जब लॉन्च हुआ था तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मेन ऑब्जेक्टिव था टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करना वाज द मेन इशू। ठीक है, जिसमें वो बात करते थे कि हमें अफोर्डेबल क्वालिटी की जो है यहाँ पे हेल्थ प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अफोर्डेबल क्वालिटी एंड इक्विटेबल सर्विसेज अक्रॉस हेल्थ सर्विसेज अक्रॉस ऑल दी सेक्टर्स। आई रिपीट, affordable quality and equitable service health services across all the sectors। affordable health services की बात करेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन था इसके बारे में जो और चीज यू नीड टू नो कि ये जो मिशन था इसके दो कंपोनेंट्स थे, RMMCHA, ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज द CDN, communicable and non-communicable disease। यहाँ पे RMNCHA का मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड, एडोलेसेंट। जो नेशनल हेल्थ मिशन था उसके अंडर जो है सर्टन जो है जो कंपोनेंट्स थे वो यही थे कि हमें रिप्रोडक्टिव मदर की, मैटरनल मदर की, न्यूनेटल बच्चे की, एडोलेसेंट बेबी की देखभाल करनी। इसके अलावा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कवर थी। एंड इसके अंदर भी बहुत सारे जो थे आपके नेशनल हेल्थ मिशन थे, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स थे, राइट। तो ये याद रखना कि 2013 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को ज्वाइन करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कीम लॉन्च करी गई थी इन दोनों मिशंस को ज्वाइन करके। दोनों हेल्थ मिशन थे जिनको यहाँ पे ज्वाइन करके नेशनल हेल्थ मिशन बनाया गया, ठीक है, 2013 के अंतर्गत, ताकि हम अफोर्डेबल क्वालिटी एंड इक्विटेबल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके सभी लोगों को। फिर इसके अंदर नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर भी आपके दो कंपोनेंट्स थे, एक था जो कि आपके बेसिकली बेबीज के लिए था और मैटरनल मदर के लिए था, और दूसरा था जो कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें बहुत सारे इंटरवेंशंस भी थी, जैसे कि आप लगा लीजिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ योजना के अंडर है कि यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स होंगे। एंड ये वह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आयुष्मान भारत के अंडर भी थे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द एक्सपेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल। एक्सपेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल, कि हमारे पास जो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल है हमें उसको क्या करना है, एक्सपैंड करना है। एंड यहाँ पे इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इसके भी आगे दो आपके की पॉइंट्स थे, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट वाज डिजिटाइजिंग दी हेल्थ केयर। डिजिटाइजिंग दी हेल्थ केयर। एंड जो इसका दूसरी चीज थी दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यू कैन से दैट इज इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। इसके स्टूडेंट जो कंपोनेंट्स थे क्या क्या थे, एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया कि हेल्थ केयर को यहाँ पे डिजिटाइज करना, दूसरा क्या, इंटीग्रेटेड डिजीज एंड सर्विलेंस प्रोग्राम, जो भी डिजीज एंड ऑल है उसको यहाँ पे इंटीग्रेटेड तरीके से सर्विलेंस करना। जैसे कि सपोज लेट अस से कि मेरे को कोई बीमारी होगी, ठीक है, तो मेरा एक हेल्थ कार्ड बने, उस हेल्थ कार्ड पे लिखा जाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है और कौन कौन सी मुझे दवाइयाँ एंड ऑल दी गई थी, ठीक है। उसके बाद इन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि ये पता लगाने के लिए अच्छा कि ये बीमारी कितने लोगों को हुई,
उससे क्या होगा, एटलीस्ट पता लग जाएगा कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो ज्यादा लोगों को हो रही है। अगर ऐसी कोई डिजीज है जो कि ज्यादा लोगों को हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या लेने हैं, एक्शंस लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेने हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत आपकी 6 स्टेट्स में पहले ये प्रोग्राम चलाया गया था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको एक्सपैंड करना चाहती है टू ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। तो इसके अंतर्गत एक डेटा मेंटेन रहेगा, और जो डेटा होगा वो कौन सा डेटा होगा, रियल टाइम डेटा होगा, रियल टाइम बेस्ड डेटा होगा, या फिर आप लगा लो विलेज बेसिस पे डेटा को यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा, या फिर आपका जो डेटा होगा वो केस टू केस बेसिस यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे रियल टाइम डेटा होगा जो कि आपका विलेज बेसिस पे होगा या फिर केस टू केस बेसिस पे होगा। ठीक है, दिस यू नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट है इसी के अंदर, दैट इज हेल्थ एंड फैमिली वेलबींग के अंदर जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, वैक्सीन। तो आपको पता है कि अभी जो है बहुत ज्यादा कोविड की वैक्सीन की बात चल रही है। अभी रिसेंटली जो है बाबा रामदेव की भी आई कि मेरी वैक्सीन भी सही है भाई। तो यहाँ पे इसके अंदर का जो बजट में कवर हुई है वो 2 वैक्सीन कवर करी गई हैं। एक है कोविड वैक्सीन, और जो दूसरी वैक्सीन यहाँ पे कवर करी गई है दैट इज निमोकोकल वैक्सीन। कोविड वैक्सीन एंड निमोकोकल वैक्सीन। जो कोविड वैक्सीन है इसके अंतर्गत 2 आती हैं आपके पास, एक तो आती है कोविशील्ड और दूसरी आती है कोवैक्सीन। एक आती है कोविशील्ड और दूसरी आती है कोवैक्सीन। तो यहाँ पे आप लोगों को घर जाके अब ये करना है कि हाउ की वैक्सीन को कैसे अप्रूव किया जाता है। ठीक है, आपको घर जाके ये करना है कि वैक्सीन को कैसे अप्रूव किया जाता है, अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली आपकी साइंस एंड टेक की क्लासेस में भी ये कवर्ड ही होगा। तो कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन के ऊपर बात करी जा रही है, एंड दैट टू दीज वैक्सीन विल बी गिवन इन द इमरजेंसी सिचुएशन। अब जो निमोकोकल वैक्सीन है ये आपका किसके अगेंस्ट दिया जाता है, दिस निमोकोकल वैक्सीन इज गिवन अगेंस्ट द potential fatal, it is given against the potential fatal pneumococcus, potential fatal pneumococcus इन्फेक्शन के अंडर इस वैक्सीन को दिया जाता है। एंड ये जो इन्फेक्शन होती है किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, एंड इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो उसके लिए भी इन्होंने निमोकोकल वैक्सीन का बात करी है कि यहाँ पे 2 वैक्सीन कवर होंगी इस साल के बजट में, निमोकोकल वैक्सीन एंड द सेकेंड वन इज अ कोविड वैक्सीन। नेक्स्ट कम्स टू द हेल्थ एंड फैमिली वेलबींग, जिसके अंदर वाटर सप्लाई की बात करी जाती है। इसमें क्या आएगा कि हाउ टू इंश्योर कि जो एवरी हाउस होल्ड इज गेटिंग द वाटर सप्लाई, किस तरह से हम इंश्योर करें कि हर हाउस होल्ड को जो है वाटर सप्लाई मिल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने फंक्शनल टैप की बात करी है कि हर घर में एक फंक्शनल जो है नहीं चाहिए टैप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इज रिलेटेड टू विलेजेस, दैट इज रूरल सेक्टर, एंड द सेकेंड वन इज द अर्बन सेक्टर। जो रूरल सेक्टर है वहां पे वाटर सप्लाई की आज से बात नहीं चल रही है, इट इज सिंस 1972 that the government is making the provisions। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है 1972 से। ठीक है, कि यहाँ पे हमें क्या देना है, हमें विलेजेस को एक्सलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई देना, एक्सलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई। 2017 से ये चीज चल रही है कि हमें एक्सलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई देना है, एंड दिस थिंग जो है ये 2009 तक सही चल। ठीक है, उसके बाद 2009 में आ गया आपके पास नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। 2009 में क्या आ गया, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, और ये जो प्रोग्राम था ये आपका 2019 तक चला। 2019 में जब सरकार फेल होगी तो सरकार ने अनाउंस कर दिया जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या है कि हम 2024 तक सबको जो है क्या प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे टैप वाटर प्रोवाइड करेंगे।
राइट, सबको यहाँ पे टैप वाटर प्रोवाइड करेंगे। जब ये मिशन स्टार्ट किया गया तब सिर्फ 18% हाउस होल्ड ऐसे थे जो कि टैप वाटर का असेस ले सकते थे, राइट। उसके बाद इसके लिए उन्होंने जल जीवन मिशन के लिए उन्होंने अलग से एक मिनिस्ट्री का निर्माण कर दिया जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, राइट। सो यहाँ पे ये चीज हो गई कि रूलर में 1972 से हम लोग जो है वी आर वर्किंग टुवर्ड्स एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई। जब सक्सेसफुल नहीं हुआ 2009 में हमने एक और प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, कि हर किसी को पीने का पानी मुहैया कराया जाए। फिर जब वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तब हमने 2019 में जल जीवन मिशन लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब अगर आप अर्बन की बात करो कि अर्बन में क्या कुछ हुआ, तो अर्बन के अंदर जो है सेम लॉन्च हुआ था जल जीवन मिशन अर्बन। पहले तो सिर्फ रूरल पे फोकस किया जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने अर्बन पे भी फोकस किया है कि हमें जो है अर्बन एरियाज में भी पानी की कमी देखने को मिलती है। सो इट इज नॉट अबाउट ओनली वाटर सप्लाई नाउ इन अर्बन एरियाज। अब यहाँ पे वाटर सप्लाई के साथ साथ इसमें जो चीज है दैट इज लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन एमरूट सिटीज। जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करना है हमें किसमें, जो एमरूट सिटीज है उसके अंतर्गत। तो ये जो है स्कीम का मेन उद्देश्य है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, लिक्विड मैनेज करना है, लिक्विड जो वेस्ट जनरेट होता है उसको मैनेज करना है एमरूट सिटीज में, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के आपके दिमाग में ये आ रहा होगा यार एमरूट सिटीज क्या है। तो एमरूट जो प्रोग्राम था थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है, कि हमें यहाँ पे सीवेज नेटवर्क वगैरह क्रिएट करने हैं और वाटर सप्लाई लेके आनी है। एंड राजस्थान पहली स्टेट थी जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ लिस्ट ऑफ स्टेट्स है, उसको आप जाके जो है घर जाके उसको एक बार देख लेना कौन कौन सी स्टेट्स इसके अंतर्गत आती है और एमरूट सिटीज में कौन कौन सी आती है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज हेल्थ एंड वेलबींग के अंदर दैट इज व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, ठीक है। कौन सी है, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। एक चीज तो रही थी, एक सेकेंड। अच्छा एक चीज और है, पहले उसके बाद हम ये करेंगे क्योंकि हमारे पास ये कंपोनेंट भी था ना, ये 4 तो हो गए हमारे पास, ये न्यूट्रिशन रह गया है। न्यूट्रिशन के अंतर्गत क्या है अपने पास, न्यूट्रिशन के अंतर्गत स्टूडेंट्स को ज़्यादा नहीं करना, आपने ये करना है कि इन्होंने पोषण 2.0 चलाया, न्यूट्रिशन के अंतर्गत इन्होंने पोषण 2.0 चलाया, ठीक है, जो कि आपका स्टैंडर्ड जो भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स होंगे, पोषण अभियान होंगे, उसको कवर करेगा। तो इसी के अंतर्गत आप लोगों को न्यूट्रिशन आ गया तो आप लोगों को पता होना चाहिए हिडन हंगर क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, इन दोनों पे सवाल आ चुका है। लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन नहीं आया वो ये नहीं आया कि इंडिया में फूड फोर्टिफिकेशन किस किस के ऊपर किया जाता है। सो यू नीड टू नो विच आर द थिंग्स इसमें फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है। तो हिडन हंगर एंड फूड फोर्टिफिकेशन का यहाँ कंसेप्ट आता है। स्वच्छ भारत मिशन में जो आपको याद रखना है कि इंडिया ने स्वच्छ भारत 2.0 लॉन्च किया, इंडिया लॉन्च स्वच्छ भारत 2.0, ठीक है। नेक्स्ट जो है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की अगर आप बात करो तो इसमें क्या है, तो जो ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है स्टूडेंट्स, ये वॉलंटरी स्कीम है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी को इसमें रजिस्टर करना, दिस इज अ वॉलंटरी स्कीम, जो इसमें चाहे वो रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी पर्सन के पास, अरे यार, अगर किसी पर्सन के पास पर्सनल कार्स हैं, दो तरह की चीजें, एक है पर्सनल कार्स के लिए और दूसरी आपकी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, पर्सनल कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स। अगर किसी के पास पर्सनल कार्स है तो उसकी जो लाइफ है उन्होंने बोला है 20 साल और यहाँ पे इन्होंने कमर्शियल की बोला है 15 साल। अगर किसी पर्सनल कार की जो वैल्यू है वो 20 कितने ओल्ड है, 20 साल से ओल्ड है, फिर कमर्शियल व्हीकल 15 साल से ओल्ड है, सो यहाँ पे उनको एक फिटनेस टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ेगा, यहाँ पे उनको एक फिटनेस टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ेगा। और ये फिटनेस टेस्ट कहाँ पे होगा, जो भी आपके ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स है वहां पे,
कहाँ पे होगा ये फिटनेस टेस्ट? ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स, ठीक है। उनको यहाँ पे फिटनेस सेट से गुजरना पड़ेगा जो कि ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स में होगा। एंड इसकी पॉसिबल मतलब जो कहते थे ना इम्प्लीकेशंस क्या है, तो देखिए यार आपको भी पता है कि जो पुराने व्हीकल्स होते हैं ना, जो ओल्ड व्हीकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, द ओल्ड व्हीकल्स या वो दे आर अनफिट इन नेचर। तो ओल्ड और अनफिट व्हीकल्स को यहाँ से रिमूव करना, क्योंकि आपको पता है कि जब ओल्ड और अनफिट व्हीकल्स होंगे वो क्या होंगे, पोल्यूशन ज्यादा कॉज करेंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज्यादा कॉज करेंगे, जिससे चलते इन्वायरमेंट के ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। एज वेल एज आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियां ऐसे खड़ी रहती हैं, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज ये प्रॉब्लम आती है, पार्किंग के लिए गाड़ी नहीं मिलती, राइट। तो यहाँ पे उस डीकंजेशन को अवॉइड करने के लिए, लोगों को क्लीन एयर मिले, ग्रीन हाउस गैस को एमिशन करने के लिए, रोकने के लिए दे आर ब्रिंगिंग अप दिस पॉलिसी, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि अगर पुराने व्हीकल्स निकलेंगे तभी तो नए व्हीकल्स आएंगे, तो एक तरह से ये क्या जनरेट करता है, जनरेट द डिमांड फॉर द न्यू व्हीकल्स एज वेल। सो दिस प्रोवाइड्स व्हाट, इट प्रोवाइड्स द इकोनॉमिक स्टिमुलस, कि ये न्यू जो व्हीकल्स है उनके लिए डिमांड जनरेट करता है एंड इट प्रोवाइड्स द इकोनॉमिक स्टिमुलस इन दैट केस, राइट। चलिए अब हम एक बार इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग एरियाज जो है इसमें हमारे पास 3 है, दैट इज प्रिवेंशन, क्योर एंड वेलबींग। तो सबसे पहले पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की बात करें तो ये आपकी न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बजट इतना इसको एलोकेट किया गया है, इतना रूरल और इतना अर्बन हेल्थ वेलबींग से सपोर्ट मिलेगी आपको। इसके अंतर्गत पब्लिक हेल्थ लैब्स क्रिएट करी जाएंगी और पब्लिक हेल्थ यूनिट्स भी क्रिएट करे जाएंगे। उसके बाद हॉस्पिटल ब्लॉक्स क्रिएट करे जाएंगे जो कि क्रिटिकल केयर को देखेंगे, जैसे कि बहुत ज्यादा सीवियर पेशेंट्स को देखने के लिए। उसके अलावा जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है उसको स्ट्रेंथन करना, जो भी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल है उसको एक्सपैंड करना, जो भी न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनको ऑपरेशनलाइज करना, और जो भी एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनको यहाँ पे स्ट्रेंथन करना। इसके अलावा हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को एस्टैब्लिश करना और मोबाइल हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश करना। नेक्स्ट सेटिंग अप अ नेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए फॉर वन हेल्थ, रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, ठीक है। तो ये चीज होगी, ये आपके नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशन में। देखो यार यूपीएससी ने आज तक कभी इतना डिटेल्ड पेपर एक एक स्कीम के ऊपर नहीं पूछा, लेकिन फिर भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए लिख दी है। इन केस अगर आपको पढ़नी हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने आपको पढ़ के सुना भी दी, PDF आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट कम्स टू रिलेटेड टू द वैक्सीन। तो 35,000 करोड़ रुपीज उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के लिए अलॉट करे हैं इन द बेस ईयर ऑफ 2021-22। यहाँ पे 2 इंडियन मेड वैक्सीन की बात करी गई है, ऑक्सफोर्ड मेड कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने मैन्युफैक्चर की है, और जो दूसरी है दैट इज कोवैक्स। कोवैक्स किसने बनाई है, भारत बायोटेक। इसके अलावा मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन की भी बात करी गई है, जिसको फ्रॉम प्रेजेंट 5 स्टेज से लेके सारी पैन इंडिया लेवल पे कैरी आउट किया जाएगा। न्यूट्रिशन में मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है, पोषण 2.0, जिसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशनल कंटेंट, डिलीवरी, आउटरीच एंड आउटकम को स्ट्रेंथन करना। जो भी आपके पास न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उनको यहाँ पे मर्ज करना, ठीक है, पोषण 2.0 के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि न्यूट्रिशनल आउटकम्स को यू कैन से इंटेंसिफाई करने के लिए यूज करी जानी चाहिए। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई को यूनिवर्सली कवरेज करने के लिए इतने रुपए एलोकेट किए गए हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जिसका मेन उद्देश्य क्या है, टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करना, वाटर सप्लाई, यूनिवर्सल वाटर सप्लाई को देखना एंड लिक्विड वेस्ट को मैनेज करना। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। इसके अंतर्गत इतने करोड़ रुपए अलॉट किए गए 5 सालों के लिए, किसके लिए, अर्बन स्वस्थ भारत मिशन 2.0 के लिए, ठीक है, अर्बन स्वस्थ भारत मिशन 2.0। इसके अलावा जो भी फिकल स्लज मैनेजमेंट है उसको करना, वेस्ट वाटर को मैनेज करना, ठीक है। जो भी वेस्ट है उसको सेग्रीगेशन
के लिए बोलते से अभी भी आपने देखा होगा, बोलते 2 कलर के डब्बे लगाओ, ग्रीन एंड ब्लू, है ना। सिंगल यूज प्लास्टिक को रिड्यूस करना, रिसाइकलिंग मीन्स इंट्रोड्यूस करना, एयर पॉल्यूशन को कम करना, बायो रेमिडेशन लेके आना, क्लीन एयर की बात करना। बायो रेमिडेशन पे ऑलरेडी सवाल आ चुका है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आपने पढ़ी हो, तो आपको बायो रेमिडेशन का थोड़ा बहुत तो स्टूडेंट्स आइडिया होगा ही। तो बायो रेमिडेशन होती क्या है, तो अगर आप बायो रेमिडेशन की मैं सिर्फ डेफिनेशन बता देती हूँ, इसमें जो भी माइक्रोब्स हो गए आपके बैक्टीरिया वगैरह का इस्तेमाल करके जो है पॉल्यूटेंट्स वगैरह को खत्म किया जाता है, ठीक है, और सफाई करी जाती है। नेक्स्ट स्क्रैपेज पॉलिसी में वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी होगी, ताकि ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल को यहाँ निकाला जाए। तो फिटनेस टेस्ट होंगे कहाँ पे, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर के अंदर, 20 साल के लिए इन केस ऑफ पर्सनल व्हीकल एंड 15 ईयर इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल। नेक्स्ट है पिलर 2। पिलर 2 के अंदर क्या आ गया आपका, पिलर 2 के अंदर का जो आता है स्टूडेंट्स, ये गलती से पेस्ट हो गया यहाँ पे, पिलर 2 आ गया आपका फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत दो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की क्लास में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सबसे पहला जो है वो है आपका आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। बहुत बार मैंने क्लास में भी बताया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इज वेरी कॉमन। सो यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट है दैट इज आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, मींस भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और आपको पता है ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करी जा रही है, पहले भी मेक इन इंडिया था, डिजिटाइज इंडिया था, ठीक है, तो पहले भी था। बिफोर बजट यू कैन से इट वॉज फॉर 3 सेक्टर्स के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स थी, ठीक है, 3 सेक्टर्स के लिए आपकी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स थी। तो थोड़ा सा पहले तो पीएलआई समझ लेते हैं कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स होता क्या है। तो पीएलआई स्कीम की जब भी आप बात करो तो ये वो स्कीम्स होती है जो कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कर रही है, ठीक है, जो कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कर रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ी दिमाग में रखनी है कि पीएलआई पॉलिसीज वो होती है जो कि इंडिया को एक मतलब आप ये लगा लीजिए एक प्रोडक्शन हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वी विल प्रमोट दैट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यहाँ पे प्रमोट करेंगे। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, जिसके चलते पॉवर्टी खत्म कम होगी, इनकम लोगों की बढ़ेगी, है ना, इनकम बढ़ेगी तो लोग खर्चा भी करेंगे, जिसके कारण इकोनॉमी थोड़ी ग्रो करेगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, जो इम्पोर्ट्स हैं, इंडिया में सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो इम्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और यू कैन से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो डोमेस्टिक यहाँ पे जो भी आपकी प्रोडक्शन होगी उसको यहाँ पे क्या दिए जाएंगे, इंसेंटिव दिए जाएंगे, इसीलिए यूज किया गया वर्ड प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम। उसको यहाँ पे इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, सेल्स इंक्रीज हो जाए, टू गेट इंक्रीमेंटल सेल्स। तो यहाँ पे उसी के लिए यहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल सेल्स ज्यादा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जीएसटी को भी तो इंसेंटिव मिलेगा, क्यों, क्योंकि अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो जीएसटी कलेक्शन भी तो बढ़ेगा, ठीक है, और जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा, मोर ओवर हमारी डिपेंडेंस भी कम होगी बाहर की कंट्री से, लोगों की भी इनकम बढ़ेगी। इवन इफ यू रिमेंबर कि इंडिया ने आरसीईपी रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मेंबरशिप से विड्रू कर लिया था, जस्ट बिकॉज कि हम लोग अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करना चाहते थे। बिकॉज देखो इंडिया सिंस इंसेप्शन उसका मेंबर था, लेकिन इंडिया की वर्ल्ड में भी काफ़ी इमेज खराब हुई है ग्लोबल लेवल पे कि इंडिया ने ऐसा स्टेप क्यों लिया, क्योंकि इंडिया को पता था कि आरसीईपी के मेंबर्स कौन है, चाइना, वियतनाम एंड ऑल, अगर हमने उसमें फ्री ट्रेड कर दिया तो हमारी जो मार्केट है वो गिर जाएगी, ठीक है, इसीलिए इंडिया ने किया था। तो यहाँ पे जो इंसेंटिव दिए जाएंगे वो याद रखना, वो फिस्कल भी दिए जाएंगे और फाइनेंशियल भी दिए जाएंगे। Fiscal as well as financial incentives will be given.
राइट, एंड इट वर्क्स ऑन इंक्रीमेंटल सेल। तो इसके अंतर्गत क्या है, ₹1.96 लाख करोड़ जो है वो स्पेंड किया जाएगा 13 सेक्टर्स के अंदर। पहले 3 थे, उसको इंक्रीज कर दिया गया 13। एंड इसका मेन उद्देश्य क्या है, टू गिव कंपनीज इंसेंटिव्स ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स पे कंपनीज को इंसेंटिव देना फ्रॉम द प्रोडक्ट्स जो भी मैन्युफैक्चर हुए आपके डोमेस्टिक यूनिट। ठीक है, इसके अलावा जो स्कीम है वो क्या करती है, फॉरेन कंपनीज को इनवाइट करती है ताकि वो अपने यूनिट्स यहाँ पे कहाँ पे लगाएं, इंडिया में लगाएं। ठीक है, इसके अलावा उसका एम क्या है, लोकल कंपनीज को इनकरेज करना, टू इनकरेज द लोकल कंपनीज ताकि वो अपने यहाँ पे एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स को जो है एक्सपैंड करें। पीएलआई स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज के द्वारा। ठीक है, और जो भी सेविंग्स होगी एक पीएलआई स्कीम से दूसरी पीएलआई स्कीम को, उसको आप यूटिलाइज करोगे अनदर सेक्टर को फंड करने के लिए। जैसे जितना भी पैसा जनरेट हुआ उसको दूसरे सेक्टर को फंड करने के लिए जनरेट यूज किया जाएगा। इसके अंतर्गत 13 सेक्टर्स आएंगे जिसमें मेडिकल डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, जो भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो आ गए, केमिस्ट्री सेल बैटरी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आ गए, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा, टेलीकॉम, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, वाइट गुड्स एंड स्पेशलिटी स्टील, ये सब। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, सबसे पहले पीएलआई स्कीम टेलीकॉम में। नेक्स्ट है आपका मित्रा स्कीम, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम। ठीक है, तो इसके अंदर मित्रा स्कीम के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत वो बेसिकली किसके ऊपर वर्क करते हैं, मित्रा पे वैसे मैंने लेक्चर भी लिया था, तो ये टेक्सटाइल्स के ऊपर वर्क करते हैं। किसके ऊपर मित्रा वर्क करता है, टेक्सटाइल के ऊपर वर्क करता है। इसके अंतर्गत 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 years, ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यहाँ पे क्या बनाया जा सके, बेसिकली कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना, इसके लिए जो है मित्रा स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि मित्रा स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया। यूपीएससी पूछ सकते हैं कि मित्रा स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, और इसको क्यों लॉन्च किया गया है, सो दैट यू कैन से कि यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क्स को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, सो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू नो। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। अच्छा, एक चीज और, टेक्सटाइल को बूस्ट करने से क्या होगा, हमारे पास हमारा इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर था ना बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिश, काफी स्ट्रॉन्ग था। तो ये हमारे टेक्सटाइल्स को एक तो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना देगी। ठीक है, एक तो हमारे टेक्सटाइल को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना देगी, दूसरा इट विल बी यूजफुल टू अट्रैक्ट द लार्ज इन्वेस्टमेंट। लार्ज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में भी काफी ज्यादा सक्षम रहेगी। एंड द थर्ड वन इज बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, भी तो बूस्ट होगा ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा और क्या होगा, इट विल इंक्रीज दी एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के अंडर जो है हमारे पास नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्रिएट करने की बात करी गई है। ये ऑल्दो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 में ही क्रिएट होगी, एंड इसका जो मेन एम क्या है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का, सो इसका मेन एम है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है इन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, किसके अंदर, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इसके अंतर्गत क्या बोला कि इसमें क्या होगा, द गवर्नमेंट विल स्पेंड, यू कैन से ग्रेटर देन 100 लाख करोड़ रुपीज, गवर्नमेंट 100 लाख करोड़ रुपीज से ऊपर जो है इसमें लगाएगी टू build the economic and social infrastructure in India by 2024 and 2025. ठीक है, एंड इसमें जो फंडिंग रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी, प्राइवेट प्लेयर्स की रहेगी, और तीनों की जो रेशियो रहेगी वो क्या रहेगी, 39:39:20। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंतर्गत जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट करी जाएगी वो एनर्जी में करी जाएगी। ठीक है, तो ये बात करें, तो इट
इट इज यहाँ पे क्या होगा, मेजर फंडिंग होगी गवर्नमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत। इसमें वो क्या बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात करते हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ठीक है, इसके अंतर्गत वो DFI एस्टैब्लिश करेंगे, इसके बारे में अभी हम करते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें आती है। उसके बाद जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका गेस्टेशन पीरियड लॉन्ग होता है। गेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि पीरियड जो है, जैसे आपने पैसा लगाया, पैसा लगाने से लेके जब तक पैसा आपका वापस मिला, ठीक है, तो गेस्टेशन पीरियड लॉन्ग होगा। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड लॉन्ग होने के कारण फाइनेंसिंग की बड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग की बड़ी दिक्कतें आती हैं। और अभी तक जो यूजुअली फाइनेंसिंग करी जाती थी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में करी जाती थी। ठीक है, तो इस ईयर उन्होंने सबसे पहले तो इसी के कारण उन्होंने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाने की बात करी है, एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की बात करी है जिसका नाम होगा डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रोवाइड कर, राइट। उसके अलावा जो उन्होंने यहाँ पे बात करी है वो किसकी करी है, दैट इज सेकेंड थिंग विच दे टॉक्ड अबाउट इज एसेट मोनेटाइजेशन। एंड द थर्ड कंपोनेंट की जो उन्होंने बात करी है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले थोड़ा बता देती हूँ। तो इन्होंने कहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग इंक्रीज करेंगे बाय मोर देन 34%। वी विल इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय मोर देन 34%, जिसकी उन्होंने बात की। एंड एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम के अंडर क्या है कि ये लोग किस पे वर्क करेंगे, TOT मॉडल पे वर्क करेंगे। TOT मॉडल क्या होता है, टोल ऑपरेट ट्रांसफर। टोल ऑपरेट ट्रांसफर, पहले टोल लगाओ, उसको ऑपरेट करो, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर करो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है कि हमारे पास वी हैव लॉट ऑफ पब्लिक एसेट्स। इसको ध्यान से समझना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वी हैव लॉट ऑफ पब्लिक एसेट्स। ठीक है, जैसे कि स्टेट हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, बट द गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम लोग जो है वी आर नॉट एबल टू अनलॉक इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हम लोग इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो उसको अनलॉक नहीं कर पा रहे। रीजन में भी पुअर मैनेजमेंट, रीजन में भी कि जो ऑपरेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहे, तो बहुत सारे रीजंस। ठीक है, तो व्हाई नॉट हम लोग इसको, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करने के लिए इसको हम प्राइवेट प्लेयर्स को दे दें, ताकि हमें सरकार को क्या हो जाए, मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ पे मिल जाए। तभी वो क्या कर रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं एसेट्स को। ठीक है, तभी वो कर रहे हैं एसेट्स को मोनेटाइज, जैसे रोड्स हो गए, बाकी एरियाज में भी देखो, बैंक्स की भी उन्होंने बात करी है कि बैंक्स को भी हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो है बेसिकली वी आर प्राइवेटाइजिंग पेट्रोलियम एज वेल। सो दीज आर द थिंग्स जो उन्होंने बोली है कि हम प्राइवेट करेंगे तो हमारी एसेट की वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, तो पहले TOT से पहले हाइब्रिड एन्युटी मॉडल वगैरह यूज करते थे, जिसको हम इन्वेस्टमेंट की क्लास में डिस्कस करें। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे ताकि एसेट की वैल्यू निकाल सकें प्रॉपर। तो इसी के अंतर्गत उन्होंने लॉन्च कर दिया नेशनल मोनेटाइज्ड पाइपलाइन। क्या लॉन्च करी स्टूडेंट्स, नेशनल मोनेटाइज्ड पाइपलाइन उन्होंने लॉन्च। ठीक है, एंड यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि जो नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन होगी ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगी, जो भी पोटेंशियल ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उनके लिए होगी। ओनली फॉर पोटेंशियल ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उनके लिए होगी। ये कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे ना तो गवर्नमेंट जो है वो एसेट को बेचती है, ठीक है, इन विच आइदर द गवर्नमेंट क्या करती है, एसेट जो यूज में नहीं है उसको बेच देगी, ठीक है, या फिर उसको लीज पे दे, या फिर उसको बेच देगी या फिर उसको लीज पे दे देगी प्राइवेट को। दैट इज नोन एज ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, ऐसा नहीं नया है, लेकिन उसी प्रोजेक्ट को प्राइवेट को दिया जा रहा है, राइट। तो इसी के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि हम लोग एक एसेट मोनेटाइज डैशबोर्ड भी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, एसेट मोनेटाइज डैशबोर्ड भी क्रिएट करेंगे।
जहाँ पे इन्वेस्टर देख सके कि कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग विच इज टॉक्ड कि हम पहले तो टीओटी मॉडल देखेंगे, फिर उसके बाद एसेट की वैल्यू को मैक्सिमाइज करेंगे, फिर हम नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन बनाएंगे और उसी के अंतर्गत हम नेशनल मोनेटाइज डैशबोर्ड भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को अनाउंस किया गया था दिसंबर 2019 में। इसमें मेजर क्या है, इंस्टीट्यूशनल फीचर्स में आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करनी है, जिसके अंतर्गत वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर जो है बेसिकली आपके 5 लाख करोड़ तक के जो है फाइनेंसिंग दी जाएगी। इसके अलावा डेट फाइनेंसिंग करी जाएगी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को अलाउ करा जाएगा कि वो इसमें आके जो है पार्टिसिपेट करें। तो हम लोग इसमें फॉरेन पॉलिसी में ये सब चीज़ें देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो आपकी ट्रस्ट होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी क्लास लगाई हुई है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए अच्छा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनको समझ आ जाएगा क्या होता है बाद में। इसके अलावा एसेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू। न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करेंगे कैसे, जो भी अनयूटिलाइज या फिर अंडर यूटिलाइज आपकी पब्लिक एसेट्स है उनको बेच के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है ताकि जो भी वैल्यू ऑफ एसेट है उसको अनलॉक कर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपकी ऐसी एसेट है जिसने आपकी कोई रिटर्न नहीं दे रही, उसको क्या करना है, आपको अनलॉक करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी उसका अनएक्सप्लोर्ड सोर्स ऑफ इनकम है उसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। एंड ये श्योर करना है कि प्रॉपर जो है बेटर तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सके रिसोर्स। इसके अलावा नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन बनाई जाएगी ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की। इसके अलावा क्या किया जाएगा, एक एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड भी क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। दिस इज अ थिंग व्हिच यू शुड नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट कम्स टू रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी नया नहीं है, हर साल इस तरह के सिस्टम आता है। तो गवर्नमेंट is looking to develop a new railway that it will not require any, you can say, revenue after 2013. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इज लुकिंग टू क्रिएट नेशनल रेल प्लान फॉर 2030, जहाँ पे वो फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम रखेंगे 2030 तक, ठीक है, कि हमें एक अच्छा सा रेलवे सिस्टम बनाना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान फॉर रेलवे। गवर्नमेंट बिजनेस प्लान क्रिएट कर रही है फॉर रेलवे, और ये जो ताकि रेलवे का जो रेवेन्यू है वो क्या हो जाए, सरप्लस हो जाए। 2030 तक रेलवे का रेवेन्यू जो है 2030 के बाद क्या रहने लग जाए, सरप्लस रहने लग जाए। इसलिए एक बिजनेस प्लान यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, और यहाँ पे इसको यूज किया जाएगा टू फाइनेंस, इट विल बी यूज टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसको फाइनेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा, क्या बोला है कि हम लोग एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर भी बनाएंगे और एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, एक वेस्टर्न एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर होगा जो कि जून 2020 में कमीशन कर दिया जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, नेबलिंग मेक इन इंडिया स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे फ्लाइट कॉस्ट, फ्लाइट क्या होता है पहले तो वो समझ। देखो जब भी फ्लाइट की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे फ्लाइट में क्या होता है, सब्सिडी मिलती है, ठीक है। जैसे आप रेलवे से जा रहे हो तो सब्सिडी मिलती है, ठीक है। एज अ पैसेंजर हमें यहाँ पे सब्सिडी मिलती है, लेकिन क्या होता है, जो भी कॉर्पोरेट या फिर इंडस्ट्रीज होती हैं जो भी फ्लाइट के जरिए अपने गुड्स को भेजती, ठीक है, दे आर क्रॉस सब्सिडाइज, ठीक है, दे आर क्रॉस सब्सिडाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब्सिडी हमें मिली है उस सब्सिडी का जो हर्जाना होता है वो इनको भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारी सब्सिडी के लिए पे कर रहे हैं। तो अगर ये हमारी सब्सिडी के लिए पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनको गुड्स की कॉस्ट लग रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल इंक्रीज। अगर जो गुड्स को वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उनकी कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गई, जिसके चलते क्या होगा, गुड की कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी ना, कॉस्ट ऑफ गुड विल ऑल्सो राइज, एंड दिस इज गोइंग टू डिक्रीज व्हाट, दिस इज गोइंग टू डिक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस। अब हमारा जो गुड है वो महंगा बिक रहा है तो कॉम्पिटिटिवनेस तो अपने आप ही कम हो गया,
और यू कैन से कि एक्सपोर्ट भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें जो रेलवे से जानी चाहिए बट दे आर गोइंग थ्रू रोड्स। ठीक है, तो फ्राइट जो है वो इंक्रीज हो गया रोड्स में। ठीक है, नाउ गुड्स जो है उनको ट्रक्स में भेजा जाता है, और ट्रक्स का कारण आपको भी पता है क्या होता है, सड़कों पे एक ट्रैफिक जैम लग जाता है, कंजेशन हो जाती है, एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, इसके अलावा कार्बन एमिशन भी बढ़ता है। तो सरकार ने अब क्या बोला है कि हम एक डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स बनाएंगे, दो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्लाइट कॉरिडोर्स। ठीक है, इसके बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं, फिर इस स्लाइड पे। तो इस के अंतर्गत दो आपके जो है कॉरिडोर्स बनेंगे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। आपको पता होना चाहिए ईस्टर्न कहाँ से गुजरता है। तो ईस्टर्न जो है, जैसे आप देखो तो सानेवाल इन पंजाब से शुरू होता है, तो ये कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, पंजाब, देन इट गोज टू हरियाणा, उसके बाद आ जाता है आपका यूपी। ठीक है, ये ईस्टर्न कॉरिडोर है, ये वाला। ठीक है, सो दिस इज ईस्टर्न कॉरिडोर जो ब्लू येलो में दिखाया, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ तक। ये देखो ये कौन सा एरिया है, दनकुनी तक। ठीक है, और इस ईस्टर्न कॉरिडोर को जो स्पॉन्सर कर रहा है दैट इज दिस स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको स्पॉन्सर कर रहा है। वहीं जो आपका ये वेस्टर्न कॉरिडोर है, ये आपका कहाँ से शुरू होता है, ददरी से शुरू होता है। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, वेस्टर्न ददरी से। ददरी कहाँ पे आपका, यूपी में। यूपी से फिर हरियाणा में जाता है, फिर हरियाणा से फिर से यूपी में एंटर करता है, फिर आपका राजस्थान से होता हुआ गुजरात जा रहा है, गुजरात से होता हुआ मुंबई में जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल पे जाके रुक जाता है। एंड ये जो वेस्टर्न कॉरिडोर है इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं कि इस कॉरिडोर को कौन सपोर्ट कर रहा है, इस कॉरिडोर को कौन सपोर्ट कर रहा है। तो इसके अंतर्गत जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ जाएगी। तो आपको भी पता है यार, अब गुड्स जो है अगर वो रेलवे के थ्रू जाएंगे तो क्या होगा, जल्दी भी पहुंचेंगे, एंड मोर ओवर द थिंग इज रोड्स पे भी कंजेशन कम होगा। तो यहाँ पे उसके अलावा ये इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं ब्रॉड गॉज रूट्स का, हर साल ही करते हैं कुछ ना कुछ। फॉर पैसेंजर कन्वीनियंस एंड सेफ्टी के लिए क्या किया, दे हैव डिजाइन विस्टाडोम LHB कोच का डिजाइन किया गया है टूरिज्म रूट्स पे। उसके बाद ऑटोमेटेड क्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है ताकि ट्रेन को यहाँ पे कोलिजन से बचाया जा सके। तो यहाँ पे क्या उद्देश्य है, क्रिएट द कैपेसिटी, जो नेशनल रेल प्लान है उसके अंतर्गत क्या है, एक कैपेसिटी क्रिएट करनी है, टू क्रिएट कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड बाय 2030। ये हमारे पास सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए डिमांड से। ठीक है, और जहाँ पे ये माना जा रहा है कि 2050 तक इसको और ज्यादा बढ़ा। इसके अलावा जो भी मॉडल शेयर है रेलवेज का 27% से 45% करना है। जैसे फ्लाइट्स मैंने अभी बताया ना कम जाते हैं तो उसको बढ़ा। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ नेशनल कमिटमेंट टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ये चीज का इन्होंने बोला। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसके जरिए क्या होगा, जो भी ट्रांजिट टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द ट्रांजिट टाइम। ठीक है, तो ट्रांजिट टाइम जो है वो रिड्यूस होगा। इसके अलावा स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, 22 किलोमीटर से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज ओवरऑल कॉस्ट जो है वो भी जो है कितना रहेगा, कम हो जाएगा बाय 30%। So Indian Railway have prepared the National Railway Plan 2030 to create a future-ready railway system by 2030. इसके अलावा वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर रहे हैं by using the Make in India. वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे जो कि जून 2022 तक कंप्लीट। इसके अलावा आ जाता है आपका रोड एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर ना सिर्फ एक ही स्कीम का जिक्र किया गया है, भारतमाला परियोजना, जो कि काफी ओल्ड है, कोई नई स्कीम नहीं है, ओल्ड स्कीम। अंडर दिस इतने जो पैसे हैं वो दिए जाएंगे, 13,000 किलोमीटर तक की रोड बनेगी। यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा कितने हजार किलोमीटर की रोड बनेगी, आज तक तो पूछा नहीं। अगर पूछ लो तो ना मैं कुछ ये नहीं कह सकती, बिकॉज यूपीएससी इटसेल्फ अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। सो यहाँ पे इसको किसके द्वारा बनाया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। एंड व्हाट इज द एम, टू ऑप्टिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ फ्लाइट्स को, एफिशिएंसी को बढ़ाना,
पैसेंजर मूवमेंट को देखना कि हो रही है या नहीं हो रही। तो ये कह सकते हो इसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर जो गैप्स आ रहे हैं उनको एड्रेस करना। और इसके कंपोनेंट्स के आगे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाना है, उसके बाद फीडर रूट्स बनानी है, इंटर कॉरिडोर्स बनाने हैं, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स होनी चाहिए, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स होनी चाहिए और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज। तो ये सब इसका मेन उद्देश्य। नेक्स्ट कम्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की, अर्बन लोगों के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। तो यहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने ये बोला है कि हम लोग यहाँ पे पब्लिक शेयर को बढ़ाएंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो ये स्कीम की बात करी गई है इसके अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे पब्लिक बस सर्विस को इंक्रीज करने के लिए। पब्लिक बस सर्विस यार इजीली मिल जाएगी तो लोग भी अपने व्हीकल से कम जाएंगे, कंजेशन कम हो जाएगा। सो ये क्या करेगा, ऑटोमोबाइल को भी बूस्ट देगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी और इजीली अर्बन एरियाज के लोग इधर से उधर मूव कर सकेंगे। क्योंकि आजकल जैसे जॉब्स पे जाते हैं, ऑल्दो आई यूज टू गो टू, जहाँ पे भी जाते हैं हम लोग है ना, तो वहाँ पे कई जगहों पे रेल बेसिकली प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, मेट्रो की भी नहीं है, बसेस की भी नहीं है, बसेस चेंज करनी पड़ती है। इसी के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि हम लोग इस चीज पे फोकस करें। तो इसमें उन्होंने 2 न्यू टेक्नोलॉजीज पे फोकस किया, मेट्रो लाइट एंड मेट्रो, ठीक है, ताकि हमें क्या प्रोवाइड करना है, मेट्रो रेल सिस्टम प्रोवाइड करना है किस पे, एट वेरी मच लेसर कॉस्ट, ठीक है, टीयर 2 सिटीज में एंड टीयर 1 सिटीज में। तो याद रखना मेट्रो लाइट एंड मेट्रो न्यू का कंसेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा कोची जो रेल है उसको इतना पैसा मिला है, चेन्नई मेट्रो को इतना, बेंगलोर को इतना, नागपुर को इतना करने की जरूरत नहीं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्टेट के लिए याद रख लो, यूपीएससी कभी नहीं पूछता। तो गवर्नमेंट विल वर्क टुवर्ड्स रेजिंग द शेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन अर्बन एरियाज। कैसे, मेट्रो रेल नेटवर्क्स को एक्सपैंड करके। इसके अलावा एक न्यू स्कीम लॉन्च करी जाएगी एट द कॉस्ट ऑफ 18,000 करोड़, ताकि ऑगमेंटेशन को सपोर्ट किया जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को। 2 न्यू टेक्नोलॉजीज मेट्रो लाइट एंड मेट्रो न्यूज जो है उसको डिप्लॉय किया गया है एट अ मच लेसर कॉस्ट। उसके बाद कम्स द नेशनल एनर्जी मिशन। तो एनर्जी मिशन के अंतर्गत उन्होंने क्या बोला है कि हम नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की स्थापना करेंगे। अगर ये मिशन इस साल लॉन्च हो जाता है, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन, और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होता है, क्या क्या इसके वो रहते हैं, वो सब हम यहाँ पे करेंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर लॉन्च होता है तो। देखो बहुत सारी स्कीम्स जो है वो बनती है, जरूर थोड़ी लॉन्च हो जाए, है ना। सो यहाँ पे इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम पावर सेक्टर में भी कुछ करेंगे। पावर सेक्टर में यहाँ पे जैसे उन्होंने क्या बोला है, फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड वेरियस ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू कस्टमर्स, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को चूज कर ले। इसका मतलब क्या, जब आप पावर सेक्टर की बात करते हो ना स्टूडेंट्स, तो पावर सेक्टर में अलग अलग 3 चीजें होती हैं। एक होता है जो पावर को जनरेट कर रहा है, दैट इज पावर जनरेशन। दूसरा हो गया जो पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, पावर ट्रांसमिशन। एंड द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा की जाती है, डिस्कॉम्स के द्वारा की जाती है। और डिस्कॉम्स जो है इंडिया में, दे आर फेसिंग अ वेरी ह्यूज लॉस। तो यहाँ पे ह्यूज लॉसेस के रीजंस क्या है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे, और जब फिर आप करंट अफेयर्स की क्लास में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे होंगे। तो इस डिस्कॉम के लॉसेस को कवर करने के लिए अलग अलग स्कीम्स चला दी, जैसे कि बेल आउट पैकेज हो गए, उदय स्कीम चलाई गई, ठीक है। इसके अलावा और भी रिफॉर्म बेस्ड स्कीम्स जो थी वो रन की गई, लेकिन अभी तक इसमें अभी भी दे आर फेसिंग ह्यूज लॉस। क्यों, क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट है दैट इज मार्केट बेस्ड। एज पर दी गवर्नमेंट उन्होंने बोला मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स होने चाहिए, कि अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स कस्टमर को भी अवेलेबल होने चाहिए, ताकि वो लोग जो है बेस्ट ऑल्टरनेटिव से एनर्जी चूज कर लें, जिसके चलते उनको भी एनर्जी लेस कॉस्ट पे मिले। तो दिस इज अ मेन मोटो ऑफ दिस स्कीम। इसके अलावा उन्होंने रिफॉर्म बेस्ड, जो मैंने आपको बताया, रिजल्ट लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, ठीक है, जिसमें इतने पैसे उन्होंने देने की बात करी और असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे डिस्कॉम सेक्टर्स को।
इसके अलावा पास्ट 6 ईयर्स के अंदर 139 गीगावाट्स जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का वो यहाँ पे लगाया जाएगा, ट्रांसमिशन लाइंस भी ऐड करी जाएंगी पावर सेक्टर के अंतर्गत। ठीक है, सो दिस वाज आवर डिस्कशन फॉर द डे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 2 पिलर्स कवर करे हैं, एंड ये 2 मेन पिलर्स हैं जो आज हमने कवर किए। बाकी जो पिलर्स रह गए वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। तो हमने यहाँ पे जो 2 मेन पिलर्स कवर करे हैं वो कौन कौन से हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलबींग। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने जो भी स्कीम्स थी उनको भी डिस्कशन में कर लिया। ठीक है, विद दिस वी विल एंड द सेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट